नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश पनेरू। मित्रों, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड एलटी की शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वह हो चुकी है। उस विषय पर जो संस्कृत का विषय था उसका पाठ्यक्रम क्या था और इस बार जो छात्रों के या छात्राओं के अंक कम क्यों आए उसको हम जानते हैं, और पाठ्यक्रम क्या था और क्या हम लोगों ने उसको समझ करके तैयारी की थी जो हमारे नंबर कम लाने में कारण रहा। तो उसका संस्कृत का पाठ्यक्रम क्या था, उस संस्कृत के पाठ्यक्रम को मैं आप सभी के सामने विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा। और पूर्व का जो पाठ्यक्रम है शिक्षण अभिरुचि, उसको कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में भी आप सभी को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए, उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में जो संस्कृत विषय है उस संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम क्या है उसको मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि यह संस्कृत विषय अध्ययन चैनल है। इसमें संस्कृत के कई विषयों को पढ़ाया भी गया है जो आपके एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सहयोगी हो सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। तो मित्रों, यह उपस्थित है आप सभी के सामने पाठ्यक्रम पद सहायक अध्यापक एलटी, विषय संस्कृत और स्तर इसका स्नातक है। इसको हम विस्तार से अच्छे पूर्वक जानेंगे। इससे पूर्व में आपको जो शिक्षण अधिगम से 30 प्रश्न आपके आते हैं उसको कहाँ से पढ़ सकते हैं उसके बारे में मैं आपको 2 जानकारियाँ दूंगा। सर्वप्रथम पहली जानकारी है, एक पुस्तक आती है बीएड की तैयारी चिरंतनी नाम से। आप उससे शिक्षण अधिगम को सामान्य रूप से जान सकते हैं। और यदि आप उससे इस बार जैसे जो प्रश्न थे वो थोड़ा कठिन आए थे, तो यदि आपको उसके लेवल पर तैयारी करनी है तो आप एक पुस्तक आती है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ केवीएस मदान की। तो केवीएस मदान की जो पुस्तक है उसको पढ़ें, उसका शिक्षण अधिगम पूर्ण रूप से पढ़ें तो आप सभी को उससे अत्यधिक सहायता होगी। तो और इससे संबंधित यदि आपको पुस्तक से समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो पाठ्यक्रम में विषय दिया गया है वह अधिगम का विषय तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, आप उसे देख सकते हैं। जो वहाँ पर विषय के जो टॉपिक दिए हैं, बिंदु दिए हैं, उसको आप यूट्यूब में सर्च करके पढ़ सकते हैं। वहाँ पर कई लोगों ने अपने अपने अनुसार सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा यह है, संस्कृत विषय के अध्ययन हेतु हम संस्कृत के इस पाठ्यक्रम को जानते हैं। तो यह इतना छोटा सा पाठ्यक्रम आप सभी के समक्ष उपलब्ध है। आपने हो सकता है इतना छोटा पाठ्यक्रम देख करके मुख्य मुख्य विषयों को खाली मोटे मोटे तौर पर ही देखा होगा, किंतु ऐसा नहीं था। हमें प्रत्येक विषय को विस्तृत रूप से अच्छे प्रकार से जानना था। तो आरंभ ही करते हैं। तो इससे पहले आप सभी से निवेदन करता हूं, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य जिज्ञासुओं तक भी जो संस्कृत से संबंधित हैं उनको इस चैनल को प्रसारित करने का प्रयास करें, उनको भी लाभ मिल सके। तो इस पर व्याकरण का पहला हमारा बिंदु है, व्याकरण से हमें क्या क्या पढ़ना था, यदि नहीं भी पढ़ा तो अब अग्रिम परीक्षा के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो व्याकरण में क्या है, संज्ञा प्रकरण, जो कवि वरदराजाचार्य द्वारा विरचित जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसको आप खरीद सकते हैं। वह व्याख्या किसकी लेनी है, वह है आचार्य गोविंद पादाचार्य की व्याख्या ले सकते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी। उसमें इन विषयों को अच्छे प्रकार से दिया है। तो संज्ञा प्रकरण आपको पूरा, उसमें संज्ञा प्रकरण अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा देखना है। प्रारंभ में समस्त 14 सूत्रों को याद करना है और अच्छी प्रकार से प्रत्याहार कैसे बनाने हैं वह जानना है। फिर उसके बाद जो उच्चारण के बारे में बताया गया वह जानना है। और फिर उसके बाद जो प्रयत्न है, आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न, उन सभी प्रयत्नों को भी अच्छी प्रकार से याद करना है। तो संज्ञा प्रकरण का यह विषय रहेगा। उसके बाद संधि प्रकरण में तीनों संधियों को हमें अच्छी प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि लघु सिद्धांत में 3 संधियाँ दी हैं और उसके अंदर फिर विस्तृत रूप से संधि दी गई है। संधि प्रकरण में जैसे हमें अचसंधि, हल संधि, विसर्ग संधि, उसके अंदर जो भी यण संधि है, आयादि संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है। तो आपको यदि आप किसी तैयारी
वाली जो पुस्तकें बनी हैं, चिरंतनी है या अन्य भी कई पुस्तकें हैं, तो उनसे पढ़ते हैं तो आपको कठिनाई होती है। आप यदि मूल लघु सिद्धांत से पढ़ेंगे तो आपको उसमें शिक्षक की भी आवश्यकता नहीं है, अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। इससे पूर्व आपसे एक निवेदन है, संधि प्रकरण और समास प्रकरण के ऊपर मैंने इसी चैनल में एक वीडियो बनाया है जो आपको बहुत ही सहायता देगा। उसमें आपको संधि और समास को कैसे जानना है अच्छी प्रकार से आप जान सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी से ट्रिक रूप में मैंने बताया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दूंगा, आप सभी देख सकते हैं। तो संधि के बारे में ये विषय रहा, अच संधि में ये चीज़ें पढ़नी हैं, और हल संधि में भी जो इत्यादि श्चुत्व संधि हैं, ष्टुत्व संधि है, फिर उसके बाद जस्त्व संधि है, उसके बाद क्षुत्व संधि है, आगे जितनी भी संधियां हैं मैंने आपको पुस्तक बता दी है, उससे आप अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं। यह नहीं करना है कि हमें मात्र संधि के मुख्य मुख्य उदाहरणों को देखना है, ऐसे आपकी तैयारी नहीं हो सकती। उसके बाद शब्द रूप ही दे रखा है, किंतु धातु रूप भी पूछे गए हैं, तो धातु रूपों को भी देखना है। शब्द रूपों को आपको एक शब्द जैसे अकारांत है तो राम कर लें, आकारांत है तो रमा कर लें, और यदि इकारांत है तो हरि कर लें। इस तरीके से पुल्लिंग के सारे रूप कर लें। और फिर यदि कोई नकारांत पूछता है तो आत्मन शब्द या राजन शब्द एक शब्द याद कर लें, उससे संबंधित सारे वैसे ही रूप चलते हैं। और यदि नपुंसक लिंग में याद करना है तो आप पुष्पम या फलम का याद कर सकते हैं, वह आप सभी के लिए उपयोगी होगा। और धातु रूप में आप भू धातु को 10 लकारों में यदि नहीं भी करते हैं तो लगभग 5 लकारों में तो आपको करना है। लट लकार, लिट लकार, नहीं लिट भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार और विधिलिंग लकार, इन मुख्य लकारों पर याद करना है। फिर समास प्रकरण के बारे में मैंने बताया आपको, तो समास के लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बताया, उस पर आपको मैंने अच्छी प्रकार से प्रत्येक समास का सूत्र, प्रत्येक समास का उदाहरण क्या होता है वो बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और कारक को भी आप उसी पुस्तक से अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। कारक में 7 विभक्तियों के जो सूत्र दिए हैं उन सभी सूत्रों को याद करना है, कौन सी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है और कहाँ कहाँ यह विभक्ति होती है। जैसे प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है, द्वितीया कहाँ होती है ना। जैसे वहाँ पर बताया गया है कि प्रातिपदिकार से लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह किन किन जगहों पर प्रथमा करने का विधान करता है, इसको अच्छी प्रकार से देखना है। और कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है। इसी प्रकार से अन्य जो भी सूत्र हैं सभी विभक्तियों उनको हमें देखना है। उसके बाद छंद की बारी आती है, तो छंद लगभग मुख्य छंद हमें पढ़ने हैं। छंद का आप सभी जानते ही होंगे, यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो अभी कल ही हमारा छंद का अध्ययन समाप्त हुआ है, तो छंद की भी प्लेलिस्ट बनी गई है इसी चैनल में, छंदों का विस्तृत ज्ञान। उसमें सभी मुख्य छंदों को मैंने विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित बताया है, आप वो देख सकते हैं। अलंकार की यदि बात करें तो आपको मुख्य अलंकार काव्य प्रकाश से या साहित्य दर्पण से जिससे भी हैं उससे आप सभी को अध्ययन करने हैं। आप काव्य प्रकाश ले सकते हैं विश्वेश्वर की, उस पर आप अलंकारों को भी अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अलंकार। जैसे अलंकार के विषय में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यदि कोई ग्रंथ पढ़ना है तो उस ग्रंथ में जो श्लोक लिखे हैं उन श्लोकों पर अंतिम में अलंकार दिए रहते हैं, तो उन्हें भी हमें देखना है कि इस श्लोक में यह अलंकार है, क्योंकि इस बार परीक्षाओं में यही पूछा था कि इस श्लोक में यह अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो अग्रिम विषय हमारा है वेद एवं वैदिक साहित्य। इसमें आपको क्या क्या याद करना है, इसमें आपको समस्त वेदों के नाम याद होने चाहिए, उनके उपवेदों के भी नाम याद होने चाहिए, उनमें कितने अध्याय हैं, मुख्य रूप से कितने मंत्र हैं, कितने सूक्त हैं, यह सब याद होना चाहिए। और किस वेद के ऋषि कौन हैं, किस वेद के देवता कौन हैं, इतना हमें याद रखना है। और फिर उसके बाद इतना भी याद रखना है, वेदों के जो एकदम उनके साथ वाले ग्रंथ होते हैं वो होते हैं ब्राह्मण। वेदों के ब्राह्मण कौन, जैसे ब्राह्मण हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद का, ऐतरेय ब्राह्मण है ऋग्वेद का, तो इस तरीके से अन्य वेदों के भी कौन कौन से ब्राह्मण हैं उन सभी को हमें याद रखना है। उसी तरीके से आरण्यक ग्रंथ भी होते हैं सभी के, चारों वेदों के, उन्हें भी याद रखना है। और उसके बाद है 10 उपनिषद, उन उपनिषदों को याद रखना है, और उपनिषद कौन सा किस वेद का है वो भी याद हमें रखना है। तो इसीलिए इसी तरीके से हमें वैदिक साहित्य तैयार होगा। फिर अग्रिम विषय हमारा दर्शन साहित्य है। तो दर्शन साहित्य में पहले हमें सभी अपने जो भी
षड दर्शन हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे सांख्य दर्शन है, उसके लेखक कपिल मुनि हैं। इसी प्रकार सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक जो भी है, उन सभी दर्शनों का क्या सिद्धांत है, उनके रचयिता कौन हैं, उनके ग्रंथ कौन से हैं, उन ग्रंथों में अध्याय या सूत्र इत्यादि कितने हैं, यह सब हमें जानना है। और दर्शन से संबंधित इन्हें वैशेषिक दर्शन से जो प्रकरण ग्रंथ है वो तर्क संग्रह इन्होंने लगाया है। तो तर्क संग्रह को हमें विस्तृत रूप से अच्छी प्रकार से पढ़ना है। यदि आपको तर्क संग्रह पढ़ना है तो आप तर्क संग्रह की एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है, अभी उसके टीकाकार का नाम स्मरण नहीं है, मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। आप टिप्पणी में अवश्य पूछें जो आपको आवश्यक हो। तो दर्शनों का आप मोटे मोटे तौर पर जो 3 दर्शन नास्तिक दर्शन हैं उनके बारे में जानें। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन, इनके रचयिता कौन है, इन दर्शनों का सिद्धांत क्या है, यह किसको मानते हैं। फिर आ जाता है साहित्य हमारा 1, 2, 3, 4, 5, छठा जो हमारा पाठ्यक्रम का बिंदु है वह है साहित्य। तो साहित्य में आपको जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ना है। जैसे कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, उसका मुख्य श्लोक देखने हैं, मंगलाचरण देखना है, भरतवाक्य देखना है और चौथा अंक अच्छी प्रकार से याद रखना है। बाकी परिचय तो याद होना ही चाहिए, कितने अंक हैं और कौन इसका नायक है, कौन इसकी नायिका है, मंगलाचरण में कौन सा छंद है, कौन सा श्लोक है, यह भी याद रहना चाहिए। और भी मुख्य ग्रंथ हमें याद होना चाहिए। जैसे इस बार प्रश्न पूछा गया था हितोपदेश से, नीति शतकम से, इन ग्रंथों को हमें याद रखना है। माघ का जैसे शिशुपाल वधम है, भारवी का किरातार्जुनीय है, इनका सामान्य परिचय हमें याद होना चाहिए और उनकी मुख्य सूक्तियाँ भी याद होनी चाहिए। सूक्तियों के बारे में मैं आपको सूचना दे देता हूँ। इसी चैनल में मैंने सूक्तियों का भी कई विषयों का अध्ययन कराया है। जैसे शिशुपाल हो गया, किरातार्जुनीय हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मुद्रा राक्षसम हो गया, उत्तर रामचरितम हो गया और वेणी संहारम की प्रश्नोत्तरी कराई गई है, वो भी आप सभी देख सकते हैं। तो साहित्य से संबंधित हमें लगभग कुछ मुख्य कवियों का नाम और उनकी रचनाओं के नाम याद होने चाहिए। यह रहा साहित्य का। अब अंतिम हमारा जो बिंदु है वह है संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसके लिए मैं आपको एक जो रामबाण पुस्तक है जो आप सभी के लिए हमेशा सहायक बन सकती है उसके बारे में बताता हूँ। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, याद रखें, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की जो एक पुस्तक है उसका नाम है संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। वह पुस्तक संस्कृत साहित्य के इतिहास के लिए सबसे उपयोगी है, आप उसको खरीद सकते हैं। लगभग 150 रुपये की वह पुस्तक आती है। संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, लेखक हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। उनकी उस पुस्तक को ले लें, उस पर आपको लगभग संस्कृत साहित्य से संबंधित जो भी इतिहास है वो जानना है कि नाटकों की उत्पत्ति कैसे हुई, महाकाव्य किसे कहते हैं और खंड काव्य किसे कहते हैं, चंबू काव्य किसे कहते हैं, गद्य साहित्य क्या है, कितने भेद हैं, कथा किसको कहते हैं, आख्यायिका किसको कहते हैं, उपन्यास किसको कहते हैं, यह सब कुछ आपको उस पुस्तक में मिलने वाला है। इस पर आपको बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, मैंने पुस्तक बता दिया, आप उस पुस्तक को अच्छी प्रकार से जानें और उन कवियों का नाम, उसमें कवियों का नाम दिया है, उनका समय याद रखना है, उसमें समय भी दिया है, उनकी रचना क्या है, उनकी मुख्य सूक्तियाँ क्या हैं, उनके विषय में विभिन्न विद्वानों के कथन क्या है, इस तरीके से आप सभी को उसमें मिल जाएगा। तो यह रहा इसका विस्तृत पाठ्यक्रम का परिचय। तो इस प्रकार से आपको जानना है। इससे भी संबंधित, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, यदि आपको फिर भी कोई इसमें प्रश्न हो आप शीघ्र पूछें। और आप सभी से निवेदन है, इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम समूह के लिंक दिए हैं, उस पर आप जल्दी जुड़ें, क्योंकि उस पर जितने भी संस्कृत के विषय पढ़ाए जाएंगे एलटी से संबंधित भी, वह उस पर सीधे लिंक भेज दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम लिंक से अवश्य जुड़ें तो और पूछें। इस पर मैं नहीं जानता हूँ कि आपको, उम्मीद ही कर सकता हूँ आपको यह पाठ्यक्रम समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया है तो आप अवश्य फिर भी पूछें, आपके लिए स्वागत है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आप सभी के लिए यह प्रयास कब से सोचा था, किंतु कुछ विघ्नों के कारण मैं नहीं कर पाया, उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अग्रिम किसी प्रसंग के साथ संस्कृत के मैं आप सभी से मिलता हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।